भारत के इतिहास पे हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्या वो इतिहास हम सच में जानते हैं? अगर जानना चाहते हो तो आखिर तक ये वीडियो देख लो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दो। हेलो, कैसे हो आप? आई नो कि हम बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो थैंक यू जिस तरह का प्यार आपने हमारे पहले वीडियोस को दिखाया। आज से हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आज हम बेसिक बात करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट क्यों जरूरी था, इसकी बैकग्राउंड क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो शुरू करते हैं। हम सब तो जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, राइट? इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो देश बन गए। लेकिन क्या उस वक्त का इंडिया आज के हमारे इंडिया जैसा ही था? नहीं, वो काफी अलग था, राइट? उस वक्त के इंडिया में 550 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स और कुछ प्रोविंसेस थे। बाय द वे, आप ये प्रिंसली स्टेट जानते हो क्या? वही से शुरू करते हैं। देखो, अंग्रेज यहां आने से पहले इंडिया में कभी भी पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं थी। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरे के पूरे इंडिया पे सिर्फ एक ही राजा का राज हो। कोशिश हुई थी करने की, जैसे सम्राट अशोका ने किया था, राजा अकबर ने किया था, राजा चंद्रगुप्ता ने भी किया था, लेकिन किसी से वो हो नहीं पाया था। तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उनका एक ही मकसद था, इस पूरे के पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लाना। लेकिन ये करने के लिए उन्होंने सबसे लड़ाई या जंग नहीं की, उन्होंने कई सारे नई नई आइडियाज निकाली, पैतरे निकाले, और उसमें से एक आइडिया थी सब्सिडियरी अलायंस की। सब्सिडियरी अलायंस एक सिस्टम थी जिसके जरिए अंग्रेज स्टेट्स पे कई सारे कंडीशंस डाला करते थे, जैसे कि स्टेट कोई दूसरे स्टेट के साथ कोई वॉर या निगोशिएशन नहीं कर सकता अंग्रेजों के परमिशन के बगैर, या फिर अंग्रेजों की आर्मी हमेशा उस स्टेट में रहेगी, उस आर्मी के खर्चे पाने के लिए उस स्टेट को ही अंग्रेजों को पैसे देने पड़ेंगे, या फिर ब्रिटिश रेसिडेंट हमेशा उस स्टेट में मौजूद रहेगा। ऐसे कई सारे कंडीशंस हुआ करते थे। दिस वॉज नथिंग बट अ ट्रोजन हॉर्स। थोड़ा फैंसी हो गया ना वर्ड, बट सीरियसली इट वॉज अ सुसाइड। वो खुदकुशी थी। इसके जरिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे स्टेट्स पे अपना कब्जा पाना शुरू किया, ठीक है? तो प्रिंसली स्टेट्स यानी वो स्टेट जो इस सब्सिडियरी अलायंस का हिस्सा बने थे। इन स्टेट्स में राजा तो होते थे, उनका दरबार भी हुआ करता था, उनके पास पावर भी थी, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल था, जो सुपीरियर कंट्रोल था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास या फिर ब्रिटिश क्राउन के पास। और इसी को वो डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी भी कहते थे। तो उस जमाने में 550 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स और कुछ प्रोविंसेस थे। 550। अपना आप सोच के देखो, आज खाली 29 स्टेट्स हैं हमारे, तो ये हाल है। 550 मतलब कितने होंगे? इन सारे स्टेट्स के राजा, उनकी मिनिस्ट्रीज, उनके काउंसिल्स, उसकी पॉपुलेशन, इन सबके साथ बातें करके, निगोशिएट करके, उनको बना के ये आज का हमारा इंडिया बना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आसान काम तो था नहीं। तो हम भी थोड़ा धीरे धीरे चिल करके समझते हैं। हमारी जो आजादी की लड़ाई थी, उस लड़ाई में एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे अंग्रेजों को लगा कि भाई अभी यहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलना है तो निकलना कैसे है? ये उतना आसान काम तो था नहीं, क्योंकि इतना बड़ा देश, इसका इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसकी पावर ट्रांसफर करनी है तो एक डिटेल प्लान जरूरी था। और इसीलिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाना शुरू किया जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर का प्लान। इस प्लान को लेकर कई सारे सवाल थे लोगों के मन में कि क्या होगा आखिर जब पावर ट्रांसफर होगी। और उसमें से एक सवाल था प्रिंसली स्टेट का। देखो, उस वक्त इंडिया में दो तरह की टेरिटरीज थी। एक थी जो ब्रिटिश इंडिया थी, यानी कि जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में हुआ करते थे, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट जहां पे राजा होते थे और जिन पे ब्रिटिशों का इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। तो सवाल ये था कि भाई जब पावर ट्रांसफर होगा तो प्रिंसली स्टेट का क्या होगा? ब्रिटिशों का ये जो कंट्रोल है इन सारे स्टेट पे, क्या वो भी ट्रांसफर होगा? क्योंकि अगर वो ट्रांसफर नहीं होता तो ये सारे के सारे स्टेट आजाद हो जाते हैं। तो जो कोई भी ट्रांसफर ऑफ पावर के प्लान बने, जैसे कि कैबिनेट मिशन का प्लान बना या फिर बाद में माउंटबेटन प्लान बना, इसमें क्लियर कर दिया गया कि ये जो पैरामाउंटेसी की जो पावर है, यानी जो सुपीरियर पावर है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये इंडिया को ट्रांसफर नहीं होगी। इस सारे डिस्कशन का जिस्ट ये है कि जब पावर ट्रांसफर होगा और इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेट बनेंगे, तो उसके साथ साथ उसी दिन यानी कि 15 अगस्त को इंडिया का हर एक प्रिंसली स्टेट भी आजाद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये था कि भाई अगर ये स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाते और खुद की बॉर्डर बना लेते तो हमारा ये इंडिया बनता कैसे? और इसीलिए ट्रांसफर ऑफ पावर के ऐलान के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट के साथ निगोशिएट करना शुरू किया, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उनको भारत का हिस्सा बनाने के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के ऐलान के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट के साथ निगोशिएशन करना चालू किया। लेकिन निगोशिएशन होगा किस बेसिस पे? तो ये डिसाइड किया गया कि भाई दो एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट था जिसके जरिए स्टेट ये विलिंगनेस दिखा रहे थे कि हम इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ 3 सब्जेक्ट्स की जो पावर थी
जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। ये पावर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर रहे थे। यानी कि कोई भी स्टेट या कोई भी राजा इन 3 सब्जेक्ट्स को लेके कोई भी लॉ नहीं बना सकता। उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहेगी। ये बोलता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरा डॉक्यूमेंट था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रिटिश क्राउन के साथ बने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी कंटिन्यू हुए। तो ये 2 एग्रीमेंट साइन करने वाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक स्टेट के साथ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी थी, जैसे कि कोई भी स्टेट सिर्फ और सिर्फ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता। अगर उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना है तो उसको पहले एक्सीड होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी कि कोई भी स्टेट उसके फायदे के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता और बाद में एक्सीड होने से मना कर देता। ये निगोशिएशंस करते हुए कई सारी कंडीशंस थी, जैसे कि कोई भी स्टेट जब तक एक्सीड नहीं हो जाता, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करता, तब तक उसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। दूसरा ये भी था कि कोई भी राजा या कोई भी स्टेट एक्सेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं डाल सकता। ये जो एक्सेशन है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और साथ ही साथ हर एक स्टेट का एक्सेशन 15 अगस्त के पहले कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 15 अगस्त के बाद इंडिया किसी भी स्टेट को एक्सीड नहीं करेगा। तो फाइनली हर एक स्टेट के साथ निगोशिएट करके, उनकी डिमांड सुन के, उनको मना के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 15 अगस्त के पहले ही इंडिया में एक्सीड हो गए। सिर्फ 3 ही ऐसे स्टेट थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जो 15 अगस्त को इंडिया का पार्ट नहीं थे। और इसी तरह ये एक्सीड हुए स्टेट और 17 प्रोविंसेस, इनको मर्ज करके हमारा इंडिया बन गया। इस तरह से हुआ हमारे स्टेट्स का इंटीग्रेशन। कहानी इतनी है, लेकिन इसका जो कैनवास है, इसकी जो डेप्थ है, लेंथ है, वो बहुत बहुत बड़ी है। एक ही टाइम पे, एक ही वक्त में 565 स्टेट के साथ निगोशिएशन चालू करना और वो 2-3 महीनों के अंदर खत्म भी करना, ये बहुत ही बड़ा टास्क था जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से किया। और इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट खत्म होता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है उन स्टेट का जिन्होंने या तो इंडिया को एक्सीड करने से नकार दिया या फिर वो पाकिस्तान को डायरेक्टली एक्सीड हो गए। जैसे कि जूनागढ़ वॉज इनिशियली एक्सीडेड टू पाकिस्तान, लेकिन आज तो वो हमारा पार्ट है, राइट? यहीं पे है गुजरात में। तो वो हमारा पार्ट कैसे बन गया? और एक हैदराबाद को हमारा पार्ट हमने कैसे बनाया? और ये ऑपरेशन पोलो क्या चीज है? इन सब की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हम जानेंगे जल्दी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि हमारी ये सच की तलाश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया और जय हिंद। कहानी इतनी है, छोटी सी, लेकिन कायल इतका भारी आला होता. कासला बंडू काय हमारा हमारे देश का इंडिया हमारे स्टेट